पेरिस 1550 होली इनोसेंट सेमेट्री। इस जगह को 12th सेंचुरी में बनाया गया था। जहां इसे बनाया गया था उसके आसपास कोई भी बड़ा ग्रेवयार्ड नहीं था और इसी वजह से जल्दी ही इस ग्रेवयार्ड के अंदर एक पूरे मतलब सर से लेकर पैर तक एक इंसान को दफनाने की जगह बची ही नहीं थी। लेकिन अब लोगों को इन बॉडीज को कहीं तो दफनाना था, तो इसीलिए लोगों ने ये सॉल्यूशन निकाला कि इस जगह पर एक साथ एक ही गड्ढे के अंदर करीब 1500 लोगों को एक बार डाला जाएगा और उसके बाद उस गड्ढे को बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद दूसरा गड्ढा खोदा जाएगा जिसमें और 1500 लोग आएंगे और जब तक 1500 लोग पूरे नहीं हो जाते तब तक उसमें बॉडीज ऐसे ही पड़ी रहेंगी। जब से होली इनोसेंट सिमेट्री शुरू हुई थी उसके करीब 500 साल बाद होली इनोसेंट सिमेट्री इतनी ज्यादा बॉडीज से भर गई थी कि वहां पर बॉडीज ने डिकम्पोज होना ही बंद कर दिया था। एक के ऊपर एक भरे रहने की वजह से बॉडी का प्रॉपर मिट्टी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था और मिट्टी में ना मिल पाने की वजह से जो बैक्टीरियाज होते हैं जो बॉडी को डिकम्पोज करते हैं वो उस बॉडी तक नहीं पहुंच पा रहे थे, इसीलिए वो पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पा रही थी। मरने के बाद हमारी बची हुई बॉडी को डिकम्पोज होने के लिए बैक्टीरियाज के साथ साथ जरूरत होती है ऑक्सीजन की, और वहां इतनी सारी बॉडीज जमा हो चुकी थी कि उन सबको डिकम्पोज करते करते वहां की जो लोकल इन्वायरमेंट था वहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन काफी ज्यादा कम हो गया था। इसीलिए अगर कोई भी जिंदा इंसान अगर वहां पर जाता था तो उसको सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती थी और उसको हेडेक वगैरह मतलब जो भी सिम्टम्स आपको ऑक्सीजन के कमी की वजह से मिलती है वही सारी चीजें उस इंसान के साथ भी होने लगती थी। बॉडीज के डिकम्पोज होने के साथ साथ बॉडीज की जो टिश्यू होती है वो अपने पीछे जब वो डिकम्पोज हो जाती है उसके बाद वो अपने पीछे एक अजीब सा फैटी एसिड छोड़कर जाती है जो मिट्टी में मिलने के बाद एक वैक्स जैसा बन जाता है जिसको हम कहते हैं ग्रेव वैक्स या फिर कॉप्स वैक्स। 1700 के बाद जब वहां पर और भी बॉडीज दफनाई नहीं जा सकती थी तो उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया और सब कुछ ठीक था 1780 तक, क्योंकि उस दिन एक छोटे से भूकंप की वजह से वहीं पास में मौजूद एक बेसमेंट की दीवारें गिर गई और उसके आसपास की जो मिट्टी में दफन हुई बॉडीज थी वो सबके सामने आ गई। किंग लुइस द 16 ये उस वक्त के रूलर थे और क्योंकि अचानक से वहां पर इतनी सारी लाशें देखने को मिली तो इसीलिए उन पर काफी ज्यादा दबाव पड़ गया और उन्हें इस पर एक्शन लेना पड़ा और उन्होंने उस वक्त पेरिस के जितने भी ग्रेवयार्ड्स थे सबको बंद करने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन वेट, इसके बाद लोगों का मरना तो बंद नहीं होगा ना, तो उनकी बॉडी का क्या होगा? उन्हें ऐसे ही जहां पर वो मर गए वहीं पर तो छोड़ा नहीं जा सकता ना। फॉर ऑब्वियस रीजंस होली इनोसेंट सिमेट्री के आसपास जितनी ज्यादा टॉक्सिक गैसेस फॉर्म हो गई थी उसकी वजह से लोग वहां पर रहना नहीं चाहते थे और जब वहां पर लोग नहीं रहेंगे तो वहां पर बिजनेसेस भी नहीं होंगे, तो इसी वजह से उसके आसपास का इलाका पूरा खाली रहने लगा। तो इसीलिए लुइस 16 ने यह फैसला किया कि वो इन सारी बॉडीज को वहां से निकालकर कहीं और शिफ्ट करेंगे जो कि शहरों से और जहां पर अभी लोग बसे हुए हैं उससे वो चीज दूर होगी। तो शहर से दूर रखने के लिए उन्होंने उन बॉडीज को शहर के नीचे डालना शुरू कर दिया। अगले 2 सालों में शहर के सारे जितने भी बड़े ग्रेवयार्ड्स थे वहां से बॉडीज मतलब अब बॉडीज तो वो बची नहीं थी, उनके जो कंकाल बचे थे उनको टनल्स में लाया गया और उन्हें वहीं पर दफना दिया गया। अब कुछ लोग इस फैसले से खुश नहीं थे, वहीं पर कुछ लोगों के लिए स्पेशली जो उस टाइम के इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके लिए यह फैसला काफी एक अपॉर्चुनिटी की तरह बनकर आया। उन्होंने ग्रेवयार्ड में जो बची हुई वैक्स थी मतलब ह्यूमन टिश्यू से बची हुई जो वैक्स थी उसका यूज किया साबुन और मोमबत्तियां बनाने में। ऑब्वियसली जो लोग उस चीज का इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें नहीं पता था कि इसके अंदर किस तरह की वैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जरा इमेजिन करो अगर आपको पता चले कि जो आप साबुन यूज कर रहे हो वो साबुन किसी बॉडी की बची हुई फैटी एसिड से बना है जो कि कभी जिंदा हुआ करता था, तो आपको कैसा महसूस होगा? खैर, उस वक्त पेरिस में करीब 8 मिलियन लोग थे। 2 मिलियन जमीन के ऊपर जिंदा थे, चल फिर रहे थे और उसका 3 गुना ज्यादा यानी कि 6 मिलियन लोग करीब जमीन के नीचे मरे हुए दफन थे।
शुरुआत में तो हड्डियों को ऐसे ही टनल्स में फेंक दिया गया, मतलब उनको लाया गया कहीं से, उसको उठाकर ऐसे ही फेंक दिया गया। लेकिन 1810 में इसे साफ करने का एक अजीब सा आइडिया किसी के दिमाग में आया। तब उनके पास ऑप्शंस ये था कि या तो वो उन्हें ताबूत में रखे या फिर किसी भी ऐसी चीज में रखे जो सामने उन्हें मतलब हड्डियां देखने को ना मिले। लेकिन तभी किसी का एक और सजेशन आया कि क्यों ना हम इन कंकालों की मदद से ही इस चीज को अरेंज भी कर दें और इन गुफाओं को हम सजा भी दें, ताकि फ्यूचर में अगर हमें इसे एक म्यूजियम बनाना हो या फिर इसे एक टूरिस्ट प्लेस बनाना हो तो हम इसे काफी आसानी से बना सकते हैं। लेकिन पैसे देकर मरे हुए लोगों का चेहरा देखना बहुत ही कम लोग प्रिफर करेंगे, आई गेस। वेल, आज की बात करें तो ऑब्वियसली ये एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है और ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। इन टनल्स की लंबाई करीब 1.5 किलोमीटर तक है। लेकिन 1.5 किलोमीटर सुनकर आप चौंक मत जाना कि मतलब इतने बड़े एरियाज में कंकाल हैं। वेल, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो ये 1.5 किलोमीटर जो पेरिस में टोटल जगह है ना, जो टोटल टनल्स हैं, उसका 0.4% भी नहीं है। ऐसा अंदाजा लगाया जा चुका है कि वहां पर ऐसी करीब 350 किलोमीटर लंबी टनल्स मौजूद हैं, अगर हम उनको एक एक करके जोड़ दे तो। और इसी वजह से आज इसे कैटाकॉम्ब ऑफ पेरिस भी कहा जाता है, जो कि ऑब्वियसली आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। वेल, जब यहाँ इतने सारे टनल्स हैं तो आखिर क्यों यहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया? मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ये जमीन खोखली सी है, तो फिर इसके ऊपर बिल्डिंग्स और घर क्यों बनाए गए? वेल, जब ये शहर, घर और पेरिस के मॉन्यूमेंट्स वगैरह बन रहे थे तो बहुत ही कम लोग ऐसे थे जिनको इन टनल्स के बारे में पता था। Until 1771 जब एक घर पूरा टनल के अंदर गिर गया और तब से आज तक ये सिलसिला रुका ही नहीं है। 1961 में भी जमीन का एक बड़ा पोर्शन जमीन के अंदर गिर गया था, जिसकी वजह से 22 लोगों की मौत हो गई थी। और आज भी अगर आप पेरिस के अंदर अपना घर लेते हो तो आप सिर्फ ऊपर की जमीन नहीं लोगे, आप जो नीचे टनल है वो एरिया भी आप खरीदोगे। और अगर उस टनल की वजह से आपके घर को कोई भी नुकसान होता है तो सरकार आपकी इसमें बिल्कुल भी मदद नहीं करेगी। आपको अपना घर खुद ही पूरी तरीके से रिपेयर करना पड़ेगा। खैर, सिर्फ इन गड्ढों में घरों के गिरने की वजह से ही लोगों ने यहाँ पर अपनी जान नहीं गंवाई है, बल्कि खुद इसके अंदर जाकर खो जाने की वजह से भी लोगों ने यहाँ पर अपनी जान गंवाई है। फिलिबर्ट एस्पेर्ट ये इन सारे टनल्स में से किसी एक टनल के गेट कीपर थे और ये किसी वजह से एक दिन इस टनल के अंदर चले गए और कभी भी वापस नहीं आ पाए। 11 साल बाद उनकी बॉडी मिली, जो कि ऑब्वियसली किसी भी तरीके से पहचाने जाने लायक नहीं बची थी। लेकिन उनके पास जिस गेट के वो कीपर थे उस गेट की चाबी बरामद हुई और इसी वजह से ये बात पता चली कि ये वही गेट कीपर हैं। ऐसे ही और भी दूसरे बहुत सारे केसेस हैं। कुछ बच्चे अंदर चले गए थे, वो लोग भी 3 दिन तक वहीं पर फंसे रहे और स्पेशलाइज कुत्तों की मदद से उनको ढूंढा जा सका। इसीलिए जैसे भी ऐसे एंट्री पॉइंट्स हैं जो कि इन टनल्स में जाते हैं और मोस्ट ऑफ द लोगों को इनका रास्ता पता है, तो ऐसी जगहों पर पेरिस की पुलिस हमेशा तैनात रहती है ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। और यहाँ पर बहुत सारी सीवर लाइंस, मेट्रो लाइंस, रेल टनल्स ऐसे हैं जो कि इन टनल्स में मिलते हैं, लेकिन उसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जो लोग इन टनल्स में इल्लीगली जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कैटाफाइल्स। और पेरिस में अगर देखा जाए तो कैटाफाइल्स एक तरह से मतलब कूल कोशेंट है। लोग कूल बनने के लिए कैटाफाइल्स बनते हैं और वो अपने आप को काफी हिम्मत वाला मानते हैं। इसीलिए पेरिस में टाइम टू टाइम बहुत सारे यंगस्टर्स कैटाफाइल्स बनने के चक्कर में पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं। एक मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक कैटाफाइल्स ने यहाँ पर अंदर एक फुल फ्लैट सिनेमा बना रखा था और वो कई सालों तक चला। वहाँ पर प्रोजेक्टर्स थे, पत्थरों की बनी हुई कुर्सियाँ थी, पार्टी करने के लिए अलग अलग सामान थे। इवन वहां पर साइड एक टनल में पूरा फोन नेटवर्किंग सिस्टम भी लगा हुआ था, जहां पर एक लोकल फोन ऑपरेटर ऑपरेट करता था। लेकिन जब तक पुलिस को इन सारी चीजों के बारे में पता चला तो ऑब्वियसली सारे कैटाफाइल्स वहां से जा चुके थे और सारा सामान भी वहां से गायब था। लेकिन वहां पर पुलिस के लिए एक छोटा सा नोट जरूर रखा हुआ था